वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क। तो एग्ज़ाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारे इस लेक्चर में जो हमारा डिजीज़ कंडीशन है हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर की सीरीज़ में ही मैंने बोला था कि हीमोफीलिया पढ़ेंगे, थैलेसीमिया पढ़ेंगे। तो हीमोफीलिया में हम पढ़ने वाले हैं। हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर है जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में। ब्लड क्लॉटिंग का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर 8 जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है या फैक्टर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। टाइप्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है। हीमोफीलिया इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हीमोफीलिया ए जो होता है, देखिए हीमोफीलिया ए या इसको क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8। जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है तो हीमोफीलिया ए होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर प्रेजेंट अबाउट 1 इन 5,000 to 10,000 मेल बर्थ। 5,000 से 10,000 मेल बर्थ में किसी एक को फैक्टर 8 की एब्सेंस होने की वजह से हीमोफीलिया ए होता है। सो डिफिशियंसी होने की वजह से, नॉट एब्सेंस होने की वजह से। हीमोफीलिया बी जिसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 9। जब क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी हो रही है तो हीमोफीलिया बी होता है। इट अकर इन अराउंड 1 to 20,000 to 34,000 मेल बर्थ। किसी एक को होगा जब 20,000 से लेकर 34,000 मेल बर्थ्स होती हैं। अदर लेस कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया आर हीमोफीलिया सी जिसको हैगमन्स डिजीज बोलते हैं, जो कि होता है लैक ऑफ फैक्टर 11 की वजह से। इट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द हीमोफीलिया सी जो होता है ये होता है क्यों? लैक ऑफ द फैक्टर 11। एंड जो हैगमन्स डिजीज होती है वो होता है डिफिशियंसी ऑफ द फैक्टर 12। वॉन विलब्रांड्स डिजीज जो होती है, इट इज कॉज्ड बाय द रिड्यूस लेवल ऑफ द वॉन विलब्रांड्स फैक्टर, अ मल्टीमेरिक प्रोटीन दैट बाइंड विद द फैक्टर 8। फैक्टर 8 से ये एक ऐसा प्रोटीन जो फैक्टर 8 से बाइंड होता है एंड प्रोटेक्ट इट टू फ्रॉम रैपिड ब्रेकडाउन विद इन द ब्लड में इसके रैपिड ब्रेकडाउन को कम कराता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इस डिजीज का? द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ द हीमोफीलिया वेरी विद द टाइप कौन सा है इसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। तो हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी आर इनहेरिटेड एज अ सेक्स लिंक, यानी एक्स लिंक होता है, ये एक्स रेसेसिव डिसऑर्डर होता है ये। हीमोफीलिया इज मोर लाइक टू अकर इन मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल से, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स होता है और ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ये। दिस इज बिकॉज द फीमेल हैव द 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल हैव द ओनली 1। सो द डिफेक्टिव जीन इज guaranteed to manifest in any male who can carry it because female have 2 chromosome, X chromosome and the hemophilia is rare। मेल में अगर एक में भी कैरी कर रहा है वो इसके फैक्ट तो X क्रोमोसोम में अगर आ रहा है तो उसको हीमोफीलिया होने के चांसेस मतलब वो हो गए होंगे, लेकिन अगर फीमेल में किसी एक ही X क्रोमोसोम में तो कैरियर की तरह होगी। अब आता है कि सो फीमेल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एसिम्टोमेटिक, इसीलिए फीमेल्स हमेशा एसिम्टोमेटिक रहती हैं, कैरियर होती हैं इसकी। द फीमेल कैरीज कैन इनहेरिटेड इन डिफेक्टिव जीन फ्रॉम आइदर दियर फादर और मदर आर इट मे बी न्यू म्यूटेशन। जो फीमेल में आता है हो सकता है उनकी मदर से आया हो या फादर से आया हो या म्यूटेशन हुआ हो। जो हीमोफीलिया सी होता है इज एन ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर नॉट एक्स-लिंक्ड। हीमोफीलिया सी जो है ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स-लिंक्ड नहीं होता है, विच कैन अफेक्ट आइदर सेक्स, किसी भी सेक्स में ये पाया जा सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग इज द कॉम्प्लिकेटेड चेन ऑफ द इवेंट अकरिंग इन 3 फेजेस। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ये पूरा, इस पर 3 फेज होते हैं। ईच डिपेंड अपॉन द प्रीसीडिंग फेज, हर फेज एक दूसरे में डिपेंड होता है। एंड इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ द फैक्टर 8 फैक्टर 9 अलर्ट्स द एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर। एज अ रिजल्ट द चिल्ड्रन विद हीमोफीलिया ए बी सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड डिले इन द क्लॉटिंग। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो होते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर मैकेनिज्म जो होता है ब्लीडिंग में, जो इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे होता है उसको हिंडर करता है। इसकी वजह से बच्चों में जो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होने लगती है या क्लॉटिंग डिले हो जाती है। द सीवियरिटी ऑफ द मैनिफेस्टेशन इज प्रोपोर्शनेट टू द सीवियरिटी ऑफ द फैक्टर डिफिशियंसी। मतलब ये मैनिफेस्टेशन जो आया कितना सीवियर होगा, यानी ब्लीडिंग कितना ज़्यादा होगी, इस बात पर डिपेंड करेगी कि फैक्टर की डिफिशियंसी कितनी है। द नॉर्मल लेवल ऑफ द फैक्टर 8 इज 60 to 140% होता है एंड द फैक्टर 9 इज 60 to 145%, ये नॉर्मल लेवल होता है। ए फैक्टर लेवल इज 30% है या लेस इज डायग्नोस्टिक ऑफ द हीमोफीलिया। अगर जो ए फैक्टर है उस 30% या उससे कम है तो
क्या होगा, उसको हीमोफीलिया बोला जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द फैक्टर डिफिशियंसी हीमोफीलिया में बी क्लासिफाइड एज, कितना फैक्टर की डिफिशियंसी हुई है इसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया गया, माइल्ड हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया एंड सीवियर हीमोफीलिया। अगर फैक्टर का जो जैसे कि फैक्टर 8 और 9 है, इसका लेवल 6 to 30 है तो इसको माइल्ड हीमोफीलिया बोला जाएगा। अगर 2 to 5% हो गया है तो मॉडरेट हीमोफीलिया, और 1% या उससे भी कम है तो सीवियर हीमोफीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो क्लिनिकल फीचर्स में आता है, क्लिनिकल फीचर डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द हीमोफीलिया। क्लिनिकल फीचर्स उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करेंगे। तो जो माइल्ड हीमोफीलिया है उस पर फ्रिक्वेंट ब्रूइसेस, नीलापन बहुत जल्दी पड़ेगा, नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स होंगे, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग इवन आफ्टर द माइनर सर्जरी प्रोसीजर, बहुत छोटी सी सर्जरी में बहुत देर तक ब्लीडिंग होगी, लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत भी निकलेगा तो बहुत देर तक ब्लीडिंग होगी। माइल्ड हीमोफीलिया में रिमेन अनडायग्नोज अंटिल द एडोलसेंस या यंग एडल्टहुड, एडोलसेंट और यंग एडल्टहुड तक उसको डायग्नोज नहीं किया जा सकता है। मॉडरेट हीमोफीलिया में फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं, ज्वाइंट ब्लीडिंग होगी। मॉडरेट हीमोफीलिया यूजुअली डायग्नोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसको चाइल्डहुड में आप डायग्नोज कर पाएंगे। तो सीवियर जो हीमोफीलिया होता है, ब्लीडिंग एज अर्ली एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ, मीन्स सीवियर जो होगा उस पर बच्चा पैदा होगा तभी उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्लीडिंग एज अर्ली एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ। एक्सेस ब्लीडिंग आफ्टर द इंजेक्शन या माइनर प्रोसीजर लाइक सर्कमसीजन, बहुत माइनर से प्रोसीजर होगी ना तब भी उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इंजेक्शन लगाने में भी देखिए ब्लीडिंग हो रही है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट कैविटीज़, जॉइंट की जो कैविटीज़ है उनके अंदर स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग होगी, इसको हैम आर्थरोसिस बोलते हैं। लाइक एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट। सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर हेमरेज, हिमेट्यूरिया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज बहुत रेयर होता है। सीवियर हीमोफीलिया 90% केसेस इज डायग्नोज बाय द 3 to 4 ईयर ऑफ द एज, 3 से 4 साल की उम्र में ये देखने के लिए मिल जाता है। नाउ सीवियर हीमोफीलिया देखा हमने इस पर कि कैसे सीवियर हीमोफीलिया 90% केसेस में 3 से 4 साल के उम्र में देखा जा सकता है, मीन्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस ऑफ द हीमोफीलिया कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे, जेनेटिक हिस्ट्री एंड लेबोरेटरी टेस्ट के बेस पे इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट लिया जाएगा, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट एंड क्लॉटिंग स्टडीज आर डन, क्लॉटिंग स्टडीज की जाएंगी। हीमोफीलिया लीड टू प्रोलॉन्ग्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यानी पीटीटी उसका इंक्रीज हो जाता है। फंक्शनल एसे ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर इन द ब्लड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द हीमोफीलिया। जो फंक्शनल एसे ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर किया जाता है उसके थ्रू में सीवियरिटी पता चलती है हीमोफीलिया की। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। द केयर ऑफ द हीमोफिलिक चाइल्ड रिक्वायर अ टीम ऑफ द फिजिशियन, नर्स, लेबोरेटरी पर्सन एंड सोशल वर्कर। किसी एक पर्सन के थ्रू एक टीम होती है, उस पर से फिजिशियन, नर्स, लेबोरेटरी पर्सनल्स एंड सोशल वर्कर्स आते हैं। देयर इज नो क्योर फॉर द हीमोफीलिया, इसको सही नहीं किया जा सकता। ट्रीटमेंट इज डन टू स्टॉप एंड प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट preparation of factor 8 and factor 9 are available in the market in form of the cryoprecipitate made from the fresh plasma। fresh plasma से जो cryoprecipitate बनाए गए हैं उनको replacement precipitation factor जो दिया जाता है, मतलब फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये प्रेजेंट है, इनको एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। 1 यूनिट ऑफ प्लाज्मा यानी 250 ml प्लाज्मा से 75 to 125 यूनिट ऑफ कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में भी मैनमेड और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कराए जाते हैं। ये रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है इज नॉट यूजुअली रूटीनली, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द हीमोफिलिक्स फ्रॉम द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इन्वेजिव प्रोसेसेस। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी ऑल्सो यूज टू करेक्ट द फैक्टर डिफिशियंसी को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। ईच ml ऑफ द प्लाज्मा कंटेन 1 यूनिट ऑफ द फैक्टर एंड स्लाइटली लेस देन 1 यूनिट ऑफ द फैक्टर 9। फैक्टर 9 का 1 से भी कम होता है और फैक्टर 8 1 यूनिट मिलता है। डेस्मोब्रेसिन द ड्रग में बी यूज टू ट्रीट द हीमोफीलिया, इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8 इन द चिल्ड्रंस ब्लड। बच्चों के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 8 को इंक्रीज कराने के लिए डेस्मोब्रेसिन भी दिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है कि 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से देखे गए। द चाइल्ड्स फिंगर नेल शुड बी केप्ट शॉर्ट टू अवॉइड द स्क्रैचिंग, बच्चा स्क्रैचिंग करेगा तो ब्लीडिंग होगी। अवॉइड यूजिंग टैपर पिन इन द इन्फेंट, प्रोवाइड सॉफ्ट टॉयज विदाउट शार्प कॉर्नर्स, द चाइल्ड शुड बी गिवन
सॉफ्ट टूथब्रश अगर बहुत हार्ड होगा तो ब्लीडिंग कम होंगे, अगर टॉय सॉफ्ट नहीं होगा तो उसको उससे चोट लग सकती है। सॉफ्ट फूड शुड बी गिवन टू द चाइल्ड टू प्रिवेंट द गम ब्लीडिंग, सॉफ्ट फूड भी बच्चे को देना है। चाइल्ड शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अननेसेसरीली बट द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स शुड बी अवॉइडेड, बच्चे को अननेसेसरली मतलब उसको रोक टोक नहीं करनी, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन बच्चे को जो स्पोर्ट्स शुड बी अवॉइड, ऐसे स्पोर्ट्स जिससे उसको चोट लग सकती है उन चीज़ों को अवॉइड कराना है। कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, फर्स्ट एड नीड टू गिवन द ड्यूरिंग द ब्लीडिंग एपिसोड, इफ मेजर डू नॉट स्टॉप द ब्लीडिंग अदर द ट्रीटमेंट शुड बी नीडेड। द फॉलोइंग फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड मेजर की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे राइस RICE बात की, पहले रेस्ट देंगे, आइस लगाएंगे, कंप्रेशन, फिर एलिवेट करेंगे। रेस्ट में मेक द चाइल्ड लाई डाउन, बच्चे को लिटा देंगे क्वाइटली अंटिल द ब्लीडिंग एपिसोड एंड, जब तक ब्लीडिंग का एपिसोड खत्म नहीं हो जाता। आइस अप्लाई यानी अप्लाई आइस पैक ऑन द ब्लीडिंग एरिया, जो ब्लीडिंग एरिया है वहाँ पे हम आइस अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन, अप्लाई द प्रेशर ओवर द ब्लीडिंग साइड, जो ब्लीडिंग साइड है वहाँ पे प्रेस कर दो, कंप्रेशन दो। ब्लीडिंग जॉइंट में भी रैप्ड विद द इलास्टिक कंप्रेसर बैंडेज, इलास्टिक कंप्रेसर बैंडेज का यूज़ करके जो जॉइंट में जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उनको रैप किया जा सकता है। एलिवेट, लास्ट आता है कि पोजीशन द चाइल्ड सो दैट द ब्लीडिंग एरिया इज रेज द एरिया अबव द लेवल ऑफ द हार्ट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो जिस साइड पे ब्लीडिंग हो रही है उसको हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ एलिवेट कर दो। फिर आता है हमारी नेक्स्ट डिजीज कंडीशन ल्यूकेमिया। पीडियाट्रिक में ल्यूकेमिया कैसे होता है, देखिए ल्यूकेमिया इज अ मैलिग्नेंट यानी कैंसरस डिसऑर्डर है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज का, जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज है वहाँ पे कैंसर हो रहा है, मेनली द बोन मैरो, इन विच देयर इज द अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल, यानी कि इस पे एबनॉर्मल WBCs बन रहे हैं। इन चिल्ड्रन इट इज़ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर्स में आता है ल्यूकेमिया। टाइप्स में आता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, पहला टाइप है ये एक्यूट वाला, तो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में एक्यूट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू क्रॉनिक, यूजुअली सीन इन बिटवीन 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल के बच्चों में इसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। लेकिन आगे आता है एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया, इस पे क्या है एक्यूट है, लेकिन एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया लेस कॉमन देन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। जो हमारा ल्यूकेमिया एक्यूट वाला ये था एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया लेस कॉमन होता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया से, ये मोर एग्रेसिव होता है। क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो होता है बहुत रेयर होता है। मोस्ट पीडियाट्रिक ल्यूकेमियाज आर एक्यूट टाइप, ज़्यादातर बच्चों में एक्यूट टाइप ही मिलता है। इटियोलॉजी क्या है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है इसका, बट द फैक्टर्स जो इन पे इंक्लूड है जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम हो, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू केमिकल्स लाइक बेंजीन, वायरल इन्फेक्शन है, फैमिली हिस्ट्री हो ल्यूकेमिया की, बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी इसकी, तो बोन मैरो प्रोड्यूस द एबनॉर्मल इमेच्योर WBCs, जब एबनॉर्मल इमेच्योर WBCs बनने लगते हैं दीज सेल्स मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। द नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीज, जो ब्लड सेल्स का नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए तो वो कम हो जाता है, जिससे हमारे RBCs कम हो जाती है तो अनीमिया होगा, प्लेटलेट्स कम हुई तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और नॉर्मल WBCs कम हो गए, एबनॉर्मल WBCs ही बन रहे हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जनरल सिम्टम्स में आपको फीवर, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस मिलेगा। ड्यू टू अनीमिया अब अगर बच्चे को होगा तो पैलर, ब्रीथलेसनेस और टायर्डनेस भी मिलेगी। ड्यू टू द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर प्लेटलेट्स भी कम हो गए तो ब्लीडिंग, गम, पटैची, इजी ब्रूसिंग एंड नोज ब्लीडिंग भी मिल जाएगा। ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया अगर WBCs भी कम है यानी न्यूट्रोपीनिया का तो फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, पुअर वुंड हीलिंग, अगर वुंड हो गया है तो उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी। अदर साइंस में आता है कि बोन एंड ज्वाइंट पेन दिखेगा आपको, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगा यानी, और हेडेक और वॉमिटिंग, CNS इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इट मीन्स CNS इन्वॉल्वमेंट होने से हेडेक और वॉमिटिंग मिलता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इस पर CBC कराते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एबनॉर्मल WBC काउंट मिलेगा। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में प्रेजेंस ऑफ द ब्लास्ट सेल्स, बोन मैरो एग्जामिनेशन कराएंगे जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लंबर पंचर कराएंगे टू डिटेक्ट द CNS इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो गया, इस चीज़ के लिए लंबर पंचर करते हैं। अब इम्यूनोफिनोटाइपिंग एंड द साइटोजेनेटिक्स, इस पर यानी मेडिकल मैनेजमेंट में देखिए कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, इसका मेन ट्रीटमेंट होता है जो कि 3 फेज में दिया जाएगा, इंडक्शन, कंसोलिडेशन एंड मेंटेनेंस फेज, 3 फेज में कीमोथेरेपी दी जाती है। यहाँ पे आता है रेडिएशन थेरेपी, इफ द CNS इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट CNS थेरेपी रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है इन हाई रिस्क ऑफ द रिप्लेस्ड केसेस,
रिलैप्स, जो बार बार रिलैप्स केसेस हो रहे हैं वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोल सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिएंट सपोर्ट दिया जाएगा। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन नर्स का क्या रोल होता है, मेंटेन द स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, यानी कि उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है ना WBCs कम होने की वजह से, तो एसेप्सिस मेंटेन करके रखना है। मॉनिटर वाइटल्स, ऑब्जर्व फॉर द ब्लीडिंग, असेस फॉर द इन्फेक्शन, मेंटेन पेन मैनेजमेंट करेंगे। फिर आता है न्यूट्रिशनल केयर, न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन देंगे उसको, हाई कैलोरी डाइट, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देंगे, इकट्ठे कस के नहीं खिला देना। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हैंड हाइजीन, आइसोलेशन, और अगर ज़रूरत है तो आइसोलेट करेंगे। अवॉइड क्राउडेड प्लेस, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखेंगे। साइकोलॉजिकल केयर के लिए प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन सिंपल लैंग्वेज एंड इनकरेज प्ले थेरेपी। फिर आता है एजुकेशन टू द पेरेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोअप, उसके पेरेंट्स को बताएंगे, बच्चे जो भी पेशेंट है उसके पेरेंट्स को बताएंगे कि फॉलोअप की इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकेशन कॉम्प्लियंस, साइन ऑफ द इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, होम केयर इंस्ट्रक्शंस देंगे, कॉम्प्लिकेशंस में सीवियर इन्फेक्शन के बारे में, ब्लीडिंग के बारे में, अनीमिया हो सकता है और कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और रिलैप्स के बारे में उनको बताएंगे भी, और ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगला डिजीज कंडीशन है हमारा लिम्फोमा इन द पीडियाट्रिक्स। लिम्फोमा में क्या होता है ये देखते हैं अब। लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ द कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अभी वहाँ पे WBCs की बात की थी, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की बात आ गई। इट अकर ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द लिम्फोसाइट्स, इन जो B सेल्स और T सेल्स होते हैं इनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। इन चिल्ड्रन लिम्फोमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्ट द ल्यूकेमिया एंड द ब्रेन ट्यूमर, यानी कि एक मोस्ट कॉमन कैंसर है ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर के बाद। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ पीडियाट्रिक लिम्फोमा। इसके दो टाइप हैं, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। हॉजकिंस में आपको रीड स्टेनबर्ग सेल्स मिलेंगे, इसको जो आउल आई सेल भी बोलते हैं, आउल आई सेल आपको इस पर कुछ ऐसा दिखने के लिए मिलेगा। मोर कॉमन किस पे मोर कॉमन होता है, एडोलसेंट में। बेटर प्रोग्नोसिस होती है इसकी। जो हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं मोर एग्रेसिव होता है, कॉमन होता है यंगर चिल्ड्रन में और रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है ये। फिर जो कॉजेज है इसके एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स में आता है वीक इम्यून सिस्टम, लाइक अगर बच्चे को HIV है, कंजेनाइटल इम्यूनोडिफिशियंसी है, अगर प्रीवियस कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी उसकी हुई है, वायरल इन्फेक्शन लाइक एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, फैमिली हिस्ट्री है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, म्यूटेशन अकर इन द लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स में म्यूटेशन हो गया, सेल मल्टीप्लाई एबनॉर्मली, जो सेल है एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होगा। एक्यूमुलेट इन द लिम्फ नोड्स, अब वो जाकर लिम्फ नोड्स में एक्यूमुलेट होगा, लिम्फ नोड इनलार्ज होने लगेंगे, में स्प्रेड टू द स्प्लीन, लिम्फ नोड से वो स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन से लीवर, लीवर से बोन मैरो में जाएगा। फिर उसके बाद जो ये हो गया, जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है वो ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ता है। वहीं जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है स्प्रेड मोर ऑर्डरली, नोड टू नोड, मीन्स वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है और ये ऑर्डर मैनेज में हो रहा है, नोड टू नोड जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में इसके आते हैं हमारे कॉमन सिम्टम्स में पेनलेस लिम्फ नोड स्वेलिंग, इन नेक में, एक्जिला और ग्रोइन रीजन में आपको लिम्फ नोड स्वेल मिलेंगे लेकिन पेन नहीं होगा, उस पर फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट और फटीग होता है। अदर सिम्टम्स में आता है कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और एब्डोमिनल स्वेलिंग। कॉमन होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में एब्डोमिनल स्वेलिंग, ईचिंग भी होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। दीज फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस आर कॉल्ड बी सिम्टम्स। अगर पूछा जाए बी सिम्टम्स क्या होता है तो फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस को बी सिम्टम्स कहते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसके अंदर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड बायोप्सी, CBC, बोन मैरो एग्जामिनेशन, CT स्कैन यानी पैट स्कैन भी बोलते हैं, और चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट है स्टेजेस यानी कि स्टेजिंग। स्टेज 1 में सिंगल लिम्फ नोड रीजन में जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में 2 या 2 से ज़्यादा नोड में सेम साइड, यानी डायफ्राम है, डायफ्राम की अगर इस साइड के लिम्फ नोड अफेक्ट कर रही है तो अभी सेम साइड में एक ही लिम्फ नोड में है, दूसरे लिम्फ नोड में होगी, एक ही साइड होगी। अभी डायफ्राम के दोनों साइड में लिम्फ नोड्स को, डायफ्राम की बात नहीं करें, साइड की बात करें, बॉडी के पार्ट का बात कर रहा है कि डायफ्राम के लेफ्ट, डायफ्राम से राइट, ठीक है। बोथ साइड ऑफ डायफ्राम में आपको लिम्फ नोड स्वेल मिलेंगे। स्प्रेड ऑर्गन यानी कि 4th स्टेज जब आती है तो ऑर्गन में भी फैल चुका होता है। मैनेजमेंट में इसके कीमोथेरेपी देंगे, मेन ट्रीटमेंट है इसका। सेलेक्टेड केसेस में रेडियोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है। जो पीडियाट्रिक लिम्फोमा हैज़ हाई क्योर रेट 80 to 90% विद द अर्ली ट्रीटमेंट। अगर स्टार्टिंग में ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, इनिशियल स्टार्ट हो जाए तो 80 to 90% क्योर रेट होता है उसका। नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है असेसमेंट।
तो मॉनिटर वाइटल्स, असेस लिम्फ नोड साइज, मॉनिटर वेट एंड न्यूट्रिशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन में आता है मेंटेन हाइजीन, लिमिट विजिटर्स एंड मॉनिटर WBC काउंट। मैनेज द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो उस पर साइड इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया अगर हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स देंगे, हेयर लॉस है तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट देंगे, न्यूट्रोपीनिया है तो इन्फेक्शन प्रिकॉशंस देखेंगे। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट चाइल्ड एंड पेरेंट्स को सपोर्ट देंगे और इनकरेज प्ले थेरेपी। दैट्स ऑल। तो ये था आज का हमारा डिजीज कंडीशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।